हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 जो कि आपकी किताब में पेज 36 पर है के प्रश्न एक के चौथे भाग में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी गणित की किताब में पेज 36 पर दी गई प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न 1 के चौथे भाग में दिया गया बहुपद 4u² धन 8u है। चूँकि यहाँ पर चर u है, इसलिए हम दिए गए बहुपद को pu संकेत से व्यक्त कर सकते हैं और pu बराबर 4u² धन 8u इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम दिए गए बहुपद को मानक रूप में लिखें तो उसे हम 4u² धन 8u धन 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि u इसकी घात 2 के साथ गुणा में जो 4 है उसे हम u² या u² 2 का गुणांक कहते हैं, और दूसरे पद में u के साथ गुणा में जो संख्या है उसे, जो कि यहाँ पर 8 है, उसे हम u का गुणांक या u² 1 का गुणांक कहते हैं। इसी के साथ ही जो तीसरा पद है उसे हम शून्य के रूप में लिख सकते हैं। शून्य इस बहुपद में दिया नहीं गया है, परंतु हम धन 0 लिख सकते हैं क्योंकि शून्य जोड़ने से इस बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह व्यापक द्विघात बहुपद के तीसरे पद या अचर पद के समान हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर धन में 0 लिखते हैं। और यह 0 के साथ हम देखते हैं कि कोई भी चर की घात नहीं आई है, चर की कोई भी घात नहीं है, इसलिए हम इसे अचर पद कहते हैं, या आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर अचर पद 0 के बराबर है, यह आप देख रहे हैं। 0 को हम अचर पद यहाँ पर कहेंगे। और इस प्रकार हमें u² 2 का गुणांक 4 के बराबर प्राप्त हुआ, u² 1 का गुणांक 8 के बराबर और अचर पद 0 के बराबर प्राप्त हुआ। अब जो प्रश्न है आपका प्रश्न 1, उसमें सबसे पहले हमें दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि हम पिछले 2 वीडियोज़ में इस प्रश्न के हल को जान चुके हैं, इसमें हमें सबसे पहले शून्य दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं। और इसमें जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि जो दिया गया बहुपद है 4u² 2 धन 8u, उसे यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो वह 4u गुणे u धन 2 के बराबर होगा। और ऐसे में दिए गए, जब शून्य की हम बात करते हैं तो शून्य दिए गए बहुपद के लिए चर का ऐसा मान होता है जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि दिए गए बहुपद के गुणनखंड 4u और u धन 2 हैं। अब चूँकि 4 तो 0 हो नहीं सकता है, वह अशून्य अंक है या अशून्य संख्या है, इसलिए u और u धन 2
ही शून्य हो सकते हैं। तो हम एक एक करके दोनों को शून्य के बराबर यहाँ पर लेंगे। क्यों लेते हैं ऐसा, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि दिया गया बहुपद 4u और u धन 2 इन तीनों ही गुणनखंडों का गुणनफल है। अब 4 शून्य हो नहीं सकता, तो निश्चित रूप से या तो u शून्य होगा या u धन 2 शून्य होगा, या ये दोनों ही u और u धन 2 दोनों ही शून्य होंगे, तभी गुणनफल शून्य हो सकता है, अर्थात दिए गए बहुपद का मान शून्य हो सकता है। तो इसीलिए हम एक एक करके, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा गुणनखंड शून्य होगा, इसलिए हम दोनों को ही शून्य के बराबर करके चर के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब u को शून्य के बराबर रखेंगे तो हमें u बराबर शून्य प्राप्त होगा। एक शून्यक हमें शून्य के रूप में प्राप्त होता है यहाँ पर दिए गए बहुपद का, और दूसरा शून्यक हमें प्राप्त होगा u धन 2 को जब हम शून्य के बराबर लिखते हैं तब, और इस प्रकार हमें u बराबर -2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दिए गए बहुपद के जो शून्यक हमें प्राप्त होते हैं वो 0 और ऋण 2 प्राप्त होते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए 4u की घात 2 धन 8u के शून्यक 0 और ऋण 2 हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है। और इसके पश्चात यहाँ पर 4u की घात 2 धन 8u को व्यापक द्विघात बहुपद के रूप में लिखकर au की घात 2 धन bu धन c की तरह लिखकर तुलना की गई है। और उस तुलना के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। उसमें तुलना करने के बाद हमें केवल यह देखना होता है कि u की घात 2 का गुणांक कितना है और u का गुणांक कितना है, अचर पद कितने के बराबर है। तो इस प्रकार हम अब हमें जब शून्य दिए गए बहुपद के ज्ञात हो जाते हैं तो उसके बाद हम शून्यकों और दिए गए बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शून्यकों का योग ज्ञात किया गया है। तो शून्यकों का योग, आप सबसे पहले आपको शून्यक पता होने चाहिए। तो शून्यक हमें पता है 0 और -2 हैं, इनका जब हम योग करेंगे तो हम देख रहे हैं -2 के बराबर प्राप्त हो रहा है। 0 - 2 बराबर -2। तो -2 को हम -8/4 लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें दिए गए बहुपद के गुणांकों से इसकी तुलना करनी है, शून्यकों के योग की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शून्यकों का योग -2 प्राप्त हुआ था उसे हम -8/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अंश में हम देख रहे हैं कि 8 आया है और 8 u का गुणांक है, यहाँ पर हमने यहाँ देखा था। तो अंश में 8 के स्थान पर हम u का गुणांक लिख सकते हैं, और हर में जो 4 लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम u की घात 2 का गुणांक लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि u की घात 2 का गुणांक 4 है। अब यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि शून्यकों का योग, दिए गए बहुपद के लिए जो शून्यकों का योग है वह दिए गए बहुपद के गुणांकों के साथ संबंधित है या उस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करते हैं, और जब गुणनफल ज्ञात करते हैं तो दोनों शून्यकों को जब गुणा करेंगे 0 और -2 को, तो हमें 0 प्राप्त होगा। और 0 को हम लिख सकते हैं 0/4, और 0 अचर पद है, यह हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर आपने देखा है 0 अचर पद है, इसलिए अंश में जो 0 आया हुआ है उसके स्थान पर हम अचर पद लिख सकते हैं, और हर में जो 4 आया हुआ है उसके स्थान पर हम u की घात 2 का गुणांक लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि u की घात 2 का गुणांक 4 है। और इस प्रकार हमने देखा कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद और u की घात 2 के गुणांक से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पाया कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही दिए गए बहुपद के गुणांकों से
गुणांकों पर निर्भर करते हैं या उससे संबंधित हैं, और इस प्रकार हम अंत में लिख देते हैं। अतः दिए गए बहुपद 4u की घात 2 धन 8u के शून्य और -2 प्राप्त हुए, और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर यह सत्यता देख ली है कि शून्यक किस प्रकार दिए गए बहुपद के गुणांकों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार प्रश्न 1 के चौथे भाग के हल को हमने समझने का प्रयास किया है, और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।